जटिल प्रक्रियाएं व कानून की भाषाएं आम आदमी को समझ में नहीं आता है। जार्गन, लैंग्वेज ऑफ लॉज। आप बेयर एक्ट पढ़िए, आपको समझ में नहीं आएगा। एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जैसे आप एक सिंपल वर्ड्स को ही लीजिए, जैसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशंस, हिंदी में कहते हैं निर्वचन। तो हिंदी मीडियम का छात्र कहां समझता है निर्वचन? शुरू में हमने आपको बतलाया था डॉक्ट्रिन ऑफ इनहेरेंट एंड इंप्लाइड लिमिटेशंस, अंतर्निहित एवं विवक्षित सीमाओं का सिद्धांत। यह समझ में आएगा किसी को? और जितनी कानून की भाषा दुरूह और जटिल है, उतनी ही जटिल इसकी प्रक्रिया है, लेंदी, कॉम्प्लेक्स्ड। तो इस तरह से इसकी अन्य सीमाएं भी स्थापित होती हैं। जार्गन, लैंग्वेजेज एंड कॉम्प्लेक्स्ड जुडिशियल प्रोसीजर। क्लियर है? तो मतलब कुछ अन्य बातों को भी लिखिएगा। कुछ जो एनालिसिस होना चाहिए वो एनालिसिस सिर्फ किताबों में भी आप देखेंगे तो सिर्फ संवैधानिक सीमाएं ही आपको मिलेंगी, गैर संवैधानिक सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो वो आपको खुद से एनालिसिस करना है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से जो है फंडामेंटल राइट्स का जो ये चैप्टर है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लियर है? अब इसके साथ ही हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, और वो दूसरा चैप्टर शुरू होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग 4। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। और यहां पर हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के मध्य एक अंतर भी आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, प्रवर्तनीय है, लेकिन यह नॉन जस्टिसिएबल है एंड अनइन्फोर्सेबल है। अर्थात गैर न्याय योग्य, नॉन जस्टिसिएबल और अनइन्फोर्सेबल, अर्थात अप्रवर्तनीय है।
हम लोग इसी से थोड़ा कंफ्यूज्ड भी होते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जस्टिसिएबल है, ये इन्फोर्सेबल है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम ये सोचते हैं कि ये नॉन जस्टिसिएबल है और अनइन्फोर्सेबल है, इसलिए फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में ये कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसका जो नेचर है वो वास्तव में जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सेबल है, लेकिन इसे हम जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते थे। दोनों में एक और भी अंतर को देखेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो सामान्य प्रकार के नागरिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार है, और ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। और सामाजिक आर्थिक अधिकार जो हैं वे एक लंबे समय सीमा में ही उन्हें हम उपलब्ध कराएंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा भी नहीं है कि एक लंबे समय में पूरा हो जाएगा, सतत चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे अधिकार है, चूंकि इसका नेचर पॉलिटिकल है, राजनीतिक अधिकार है। ये नागरिक अधिकार है। तो इसे हम उपलब्ध करा सकते हैं, एक घोषणा मात्र से उपलब्ध करा सकते हैं, और न्यायालयों को इसका प्रहरी बना सकते हैं, वॉचडॉग बना सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स दिया हुआ है वो अगर किसी को भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने रिट्स के माध्यम से इसे अवेलेबल कराइए आप, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल है और इसमें सिंपल प्रकार के सिटीजन राइट्स से हैं, सिविल राइट्स से हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स से हैं और सामान्य प्रकार के नागरिक अधिकार हैं। ये इसे अवेलेबल कराया जा सकता था, एक घोषणा के आधार पर अवेलेबल कराया जा सकता था, इसलिए इसका नेचर हमने ऐसा बनाया। लेकिन ये सामाजिक अधिकार हैं, वह आर्थिक अधिकार है। तो मैं क्यों आपसे यह कह रहा था कि यह सतत सस्टेनेबल राइट्स हैं और यह सस्टेनेबल प्रोसीजर भी है। अब देखिए आर्टिकल 38 में कहता है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिससे कि संसाधनों के ऊपर किसी की मोनोपोली अर्थात किसी का एकाधिकार एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो इसके लिए तो सतत काम करने की जरूरत है ना। जो भी संसाधन है हमारे पास उपलब्ध, उन संसाधनों पर किसी का भी एकाधिकार स्थापित ना हो, इसके लिए हमें कंटिन्यूअस वॉचडॉग के रूप में वर्क करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा। जो भी संसाधन है हमारे देश में, उन संसाधनों पर हमें यह देखना पड़ेगा कि उस पर किसी का एकाधिकार स्थापित ना हो, उसका वितरण जो है वह समान प्रकार से हो सके, तभी तो गरीबी मिटेगा ना। आज का रिपोर्ट देखा आप लोगों ने? पेपर नहीं देखा होगा। 2012 में लगभग 30% थी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, वो अभी 2018 में जो है 4 और 5% पे सिमट गया है। आज ही ये रिपोर्ट आई है। अर्थात आप गरीबी निवारण करते हैं तो आपको यह लगता होगा कि ठीक है, गरीबी को एक दिन हम जाकर के समाप्त कर देंगे। हमने आपसे यह कहा था कि जैसे रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज में फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं,
मानसून अच्छा आ गया, एबव पॉवर्टी लाइन हो गए, मानसून खराब हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। ठीक है, लगभग हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सतत प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन जाकर के पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम में चलता रहेगा। कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे आएंगे। खास करके रूरल एरियाज में, खास करके जिन्होंने एग्रीकल्चर को अपना लाइवलीहुड बनाया है, जो कृषि पर ही अपनी आजीविका चलाते हैं, तो ये इसमें सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है, इसलिए इसका नेचर ऐसा है। अब देखिएगा, हमारे लिए राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करना और साथ साथ सामाजिक आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करना दोनों ही आवश्यक है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें से किसी को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं या अधिक महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं। हमारे लिए राजनीतिक अधिकारों का भी महत्व है और हमारे लिए सामाजिक आर्थिक अधिकारों का भी महत्व है, इक्वली इंपॉर्टेंट है वो। ऐसा नहीं कह सकते कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो मौलिक अधिकार है, चूंकि वो प्रवर्तनीय है तो इनफोर्सेबल है। इसका मतलब यह इन रियलिटी आपको अवेलेबल है, अर्थात यह वास्तविकता है। और हमने सामाजिक आर्थिक अधिकारों की चर्चा की, यह उपलब्ध नहीं कराया। राज्य का कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य के रूप में हमने इनका वर्णन किया है, इसे हमने मेंशन किया है। तो ये एक आइडियल है हमारे लिए, अर्थात नेचर ऑफ डीपीएसपी क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, तो वह आदर्शवादी है, वह आइडियलिस्टिक है इन नेचर। क्लियर है मेरी बात? ये रियलिस्टिक है, ये आइडियलिस्टिक है, अर्थात ये थ्योरीज हैं, ये सिद्धांत के रूप में हैं, थ्योरेटिकल है इसका नेचर। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, वास्तविकता है, ये सिद्धांत है। अच्छा, इसकी प्रकृति क्या है? ये मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। आप कहते हैं कि सिद्धांत है, तो कैसा सिद्धांत है ये मार्गदर्शी है, ये गाइडलाइन देता है। किसको गाइडलाइन देता है? स्टेट को गाइडलाइन देता है, गवर्नमेंट को इन फ्यूचर गाइडलाइन देता है कि इन फ्यूचर आपको इस तरह की पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। अर्थात ये राज्य और सरकार को मार्गदर्शन करता है कि भविष्य में आपको कैसी नीति अपनानी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है यह लोकतंत्र की स्थापना से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना से जुड़ा हुआ है। एम ऑफ फंडामेंटल राइट इज टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना बिना मौलिक अधिकारों के नहीं हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र की स्थापना बिना मौलिक अधिकारों के नहीं हो सकती है? क्योंकि जनता, लोकतंत्र का संचालन जनता करती है, जनता के मत से ही लोकतंत्र संचालित होता है। डेमोक्रेसी ऑपरेटेड
on the basis of public opinion, and public opinion can't be generated if there is no fundamental right, if there is no individual liberty. So without liberty, how can you develop your opinion? So in order to establish the democracy, some rights ensured by the constitution, because without rights the functioning, the working of democracy cannot be possible. अर्थात लोकतंत्र जो है वह अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को संचालित करता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था? सुशासन की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। कहते हैं कि विश्व ने और विश्व बैंक ने 1991 में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गुड गवर्नेंस कैसे एस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है, हमारे शासन में ऐसे तत्व क्या होने चाहिए, हमारी नीतियों में ऐसे क्या एलिमेंट होने चाहिए जिससे कि हम गुड गवर्नेंस को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं, तो उसके विषय में वो सारे एलिमेंट कि हमारे शासन में ये सिद्धांत होना चाहिए, ये तत्व होना चाहिए, हमारी नीतियों में ये नीति होनी चाहिए, तो जाकर के गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश्ड होगा। तो डीपीएसपी लेड फाउंडेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। चुनाव के समय जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी सरकार की सफलता का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? किसी भी सरकार के द्वारा डीपीएसपी को लागू किए जाने की दिशा में अगर सराहनीय पहल और प्रयास किया गया है तो हम यह मानेंगे कि यह सरकार अच्छी सरकार है। यदि किसी भी सरकार के द्वारा डीपीएसपी को इनेक्ट करने के लिए सराहनीय पहल और प्रयास नहीं किए गए हैं तो हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि इस गवर्नमेंट को हमें चेंज कर देना चाहिए। अर्थात वंस अगेन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोकतंत्र की स्थापना हमने गुड गवर्नेंस के लिए की है और गुड गवर्नेंस जो है वह लोकतंत्र में ही स्थापित हो सकता है। सो बोथ इज कंप्लीमेंट्री इन नेचर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी हम इस एलिमेंट के बेसिस पर और किसी भी सरकार के द्वारा इस एलिमेंट को इनेक्ट किए जाने की दिशा में किए गए प्रयास और पहल के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। दैट मीन्स डीपीएसपी लोकतंत्र में सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र का मूल्यांकन हम डीपीएसपी के आधार पर करेंगे। फंडामेंटल राइट लोकतंत्र की स्थापना करता है, लेकिन डीपीएसपी लोकतंत्र के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार से आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आते हैं और थोड़ा सा इसको और डिटेल करते हैं। चूंकि हमने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को अभी एनालाइज किया है और दोनों के बीच के अंतर को हमने समझने का प्रयास किया है, तो हम यहां पर यह देखें कि फंडामेंटल राइट्स
एंड डीपीएसपी के बीच का संबंध क्या है, रिलेशंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध क्या है। मौलिक अधिकार व निदेशक तत्वों के बीच का संबंध क्या है। तो इस संबंध को सामान्य तौर से हम लोग जस्ट आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें, टू 1970 संविधान के लागू होने से लेकर लागू होने से लेकर 1970 तक हम देखते हैं। फिर 1970 के दशक में बदलता दृष्टिकोण, बदलता संबंध, changing approach of government in 1970s and 1980 और उसके पश्चात मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य क्या संबंध रहा। मध्य का संबंध क्या रहा। यहां पर लिखेंगे चेंजिंग अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट इन 1970s, यहां पर लिखेंगे 1980s एंड आफ्टर 1980s, रिलेशंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात हमने कहा, हमने स्वतंत्रता संघर्ष, 200 वर्षों का हमारा स्वतंत्रता संघर्ष किस उद्देश्य से था। 200 वर्षों की जो हमारी संघर्ष है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, यह संघर्ष हमने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किया था, हमने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए किया था। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात मौलिक अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। स्वतंत्रता संघर्ष के अनुभवों, स्वतंत्रता संघर्ष के अनुभवों के कारण प्रारंभ में मौलिक अधिकार को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। Due to experiences of freedom struggle, fundamental right considered more important than DPSP.
एंड मौलिक अधिकारों के प्रवर्तनीय व न्याय योग्य स्वरूप के कारण भी इसे महत्वपूर्ण समझा गया। जो गलती सामान्य छात्र करते हैं वही गलती स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम लोगों ने भी किया, क्योंकि हमें यह लगा स्वतंत्रता संघर्ष के अनुभवों के कारण कि हमने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ही यह संघर्ष किया था। अब हमें स्वतंत्रता मिली, अब हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला, अब हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष का उद्देश्य ही अधिकारों को प्राप्त करना था और अधिकारों को प्राप्त करके ही जनता का सबलीकरण किया जा सकता है, सशक्तिकरण किया जा सकता है। Without fundamental rights, empowerment of peoples cannot be possible. So rights considered as tool of empowerment of the people. सामान्य आप अगर मध्यकाल की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, आप अगर राजतंत्र की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं, तो मोनार्की में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में भी हमारे पास अधिकार नहीं था। तो जनता का सशक्तिकरण नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 3 के माध्यम से लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान कर उनका सबलीकरण और सशक्तिकरण करने का प्रयास किया, क्योंकि बिना जनता के सशक्तिकरण के लोगों का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए भी हमने मौलिक अधिकार को अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि फंडामेंटल राइट इंपावरमेंट ऑफ पीपल्स होगा और इंपावरमेंट ही become cause of development. Without empowerment of people, development cannot be possible. कई सारे मौलिक अधिकारों में, जैसे आर्टिकल 19 में हमने आपको बतलाया था कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारी योग्यता को विकसित करने के लिए है। बिना स्वतंत्रता के आप अपनी योग्यता, आप अपनी क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। विदाउट राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। तो स्वतंत्रता क्यों चाहिए? स्वतंत्रता का अधिकार हमारे व्यक्तित्व, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता की वृद्धि करता है। तो चूंकि यह माना गया कि विदाउट फंडामेंटल राइट्स इंपावरमेंट नहीं हो सकता है और विदाउट इंपावरमेंट एबिलिटी को ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमने मान लिया। और हमें यह लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको जस्टिसिएबल बनाया है और इन्फोर्सेबल बनाया है, इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो गलती एक साधारण स्टूडेंट करता है वही गलती स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने किया। लेकिन 1962 में इंडो चाइना वार हुआ और किसी भी वार के बाद रिसेशन एक नॉर्मल प्रॉब्लम होता है। तो 1962 इंडो चाइना वार and against economic impact
ओवर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव। 1964 पंडित नेहरू का डेथ हुआ, हम लीडरलेस हो गए, प्लस सीरियस प्रॉब्लम ऑफ फेमीन वाज देयर, भयंकर अकाल का वर्ष था 1964। एक तो हम भारत चीन युद्ध से ही टूटे हुए थे, जो बाकी बचा वह आर्थिक मंदी ने हमारी कमर तोड़ दी, और फिर भयंकर अकाल आ गया। पाकिस्तान ने इस प्रतिकूल स्थिति का फायदा लेने का प्रयास किया, और फिर इंडो पाक वार हुआ 1965 में। 1966 फिर से ड्रॉट ईयर, सूखे का वर्ष। अमेरिका ने PL480 नामक गेहूं जो हम आयात करते थे अमेरिका से, अमेरिका ने उसका आयात रोक दिया, और पूरे देश में भयंकर भूखमरी की समस्या। यह भूख, यह गरीबी, यह बेरोजगारी, यह असमानता एक ऐसी आंतरिक समस्या है, एक ऐसी आंतरिक चुनौती है। ये भी तो हमारे शत्रु ही हैं। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान की बात कही है। अधिकारों से पेट नहीं भरता, अधिकारों से रोजगार नहीं मिलता, अधिकारों से समानता की स्थापना सामाजिक आर्थिक स्तरों पर नहीं होती है। ठीक है, पॉलिटिकली हम इक्वल हो गए, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से हम इक्वल हुए, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूपों में असमानताएं, इनइक्वलिटीज बढ़ती चली गई। सो दैट द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट चेंज्ड। नया नेतृत्व भी आ गया, इंदिरा गांधी आ गई। नेहरू महालनोबिस मॉडल में जो हमने इस बात को समझा था कि हम फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से हम गरीबी का सामना कर लेंगे, हम असमानता का सामना कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हमारा ओरिएंटेशन चेंज्ड हो गया। नाउ डेवलपमेंट कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन राइट्स। हालांकि मैं ये बात आपको नहीं कहना चाहता हूं, और ये अप्रोच आप अपने अंदर डेवलप भी मत करना, कि बिफोर 1970 गवर्नमेंट का अप्रोच सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं था। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अप्रोच चेंज हुआ है, मतलब रिवॉल्यूशनरी चेंज है, पैराडाइम चेंज है। जब इंदिरा गांधी ने नारा दे दिया 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, और जब 25वां संविधान संशोधन हुआ, आर्टिकल 31C को जोड़ा गया कि आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट भी होता है तो भी 39B और C को इनेक्ट करने के लिए, या आर्टिकल 39 को इनेक्ट करने के लिए अगर सरकार कोई प्रोविजन लाती है तो उसे आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन के आधार पर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। 25th अमेंडमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।